जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन की एनालिसिस में बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों आज है 17 नवंबर थर्सडे और आज हम 3 इश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित। ये आर्टिकल हिंदू में आया है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी क्यों होनी चाहिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की नेगोशिएशंस में, उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे। कंपैरिजन यहाँ पे बताया गया है इंडिया और यूके के बीच में कि यूके की जो सरकार है कैसे वो ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस हो रही हो। कोई बुरी बात नहीं है एफटीए की बातचीत करना, वी शुड एम्ब्रेस एफटीए बट विद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फ्रॉम बिजनेस लाइन। यहाँ पे बात करी जा रही है आत्मनिर्भरता थ्रू क्लीन एनर्जी। नाउ अब ये टॉपिक्स बहुत रेपिटेटिव लगेंगे आपको बिकॉज अभी हम COP27 को लेके हमने कल बहुत चर्चा करी थी, जो आर्टिकल्स आए थे, राइट। अब ये क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, कोई ना कोई आर्टिकल यहाँ पे रोज रहता है देखने को, हिंदू में, बिजनेस लाइन में, इंडियन एक्सप्रेस में। तो ये आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या हम तैयार हैं, क्या हम रिलायबिलिटी की बात करें, सेल्फ रिलायंस की बात करें, क्या हम क्लीन एनर्जी में सेल्फ रिलायंस अटेन कर पाएंगे लेट्स से बाय 2047 2049। एंड द लास्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में से है, इंडिया का एशियान चैलेंज। तो अभी पीछे एशियान समिट था, ईस्ट एशिया समिट भी था, जहां पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी गए थे अलॉन्ग विद आवर ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। अच्छा, उसके अलावा ना G20 को लेके भी काफ़ी कवरेज हो रही है न्यूज़पेपर में। काफ़ी सारी बातें थोड़ी रेपिटेटिव मेरे को लगी बिकॉज G20 की प्रेसिडेंसी अब इंडिया को मिल गई है एंड उसमें क्या इंडिया का रोल रहेगा, ग्लोबल साउथ को, यानी ग्लोबल साउथ जो डेवलपिंग देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को लीड करना, राइट। और जो सारे अहम मुद्दे हैं, क्लाइमेट चेंज है, पैंडमिक है, टेररिज्म है, यूक्रेन वॉर है, तो ये सारे जो मुद्दे हैं जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू एड्रेस, जब इंडिया अब प्रेसिडेंट बन ही चुका है G20 के, तो ये सारे मुद्दे ना डिटेल से मैं एक फ्यू मिनट्स का जो हमारा वीडियो आता है सुबह 8 बजे, उसमें मैं G20 का टॉपिक डिस्कस कर लूंगा। अभी आज एडिटोरियल में मैं G20 का टॉपिक यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। द क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ बिफोर आई बिगिन आई जस्ट वांट, मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक देना चाहता हूँ दैट दोस्तों हमारा एक प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है जो कि 28 नवंबर से फंक्शनल होने वाला है। ये कोर्स 30 अप्रैल तक रहेगा और असंभव को संभव करेगा हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। अब सबसे अच्छी बात इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या है कि यहाँ पे आपको मंडे टू सैटरडे डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड रहेंगे। ये यूट्यूब पे नहीं है, ये हमारा पेड मॉड्यूल है। तो यदि दोस्तों आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि 11 से 1 फ्रॉम 11 AM to 1 PM मंडे टू सैटरडे बिगिनिंग फ्रॉम द 28th of November to the 30th of April 2023 यू कैन गेट एक्सेस टू दिस कोर्स। एंड यहाँ पे आपके केवल करंट अफेयर्स नहीं बट स्टैटिक कंसेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करवाए जाएंगे। पर्सनल 1-on-1 मेंटरशिप रहेगा। 4000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे, MCQs जो हैं, और 8 FLTs होंगे, फुल लेंथ टेस्ट, एंड साथ में यहाँ पे एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी रहेगा। एंड द बोनस ऑफ दिस कोर्सेज ऑफ दिस प्रोग्राम इज दैट यू विल हैव स्पेशल CSAT क्लासेज एज वेल। कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीलिम्स की तैयारी आपकी कितने में हो जाएगी? 10,799 में। तो कूपन कोड है संभव, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो वैसे तो 11,999 इसकी प्राइस है, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग दिस कूपन कोड यू विल गेट इट फॉर 10,799 एंड दिस कूपन कोड इज वैलिड टिल 30th November. Now, the quest for transparency in FTA negotiations. Now, this has been a year 2022. It's almost अभी obviously 2002 एंड ही होने वाला है, लेकिन अगर 2022 में हम देखें, हमने इंडिया और एमिरेट्स के बीच में सेपा अग्रीमेंट देखा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। Then we also saw a precursor to the free trade agreement between India and Australia. अगर हम ECTA agreement की बात करें, तो we have been embracing FTA. We have been telling to the world that look, just because 2 years back the pandemic had come and we had said कि हम आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, doesn't mean कि हम प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं। We definitely want, we are living in a globalized economy, we believe in globalization, we believe in privatization, and we are more than ready to embrace these free trade agreements. Now we are also looking forward कि हम FTAs जो है अपने UK के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, कनाडा के साथ, इसराइल के साथ, इवन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी कैसे हम एम्ब्रेस कर सकते हैं, कैसे उसको बिल्ड ऑन कर सकते हैं, नेगोशिएशंस को, डिस्कशंस को। तो अच्छी बात है, हमको मार्केट एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, है ना। और हमारा टारगेट क्या है? एक्सपोर्ट टारगेट हमने रखा है बाय 2030। अगर देखो, अगर हमने $10 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है या $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है तो एक्सपोर्ट्स तो बढ़ाने पड़ेंगे ना। तो $2 ट्रिलियन का हमने एक्सपोर्ट का टारगेट बाय 2030 रखा है। सो देयरफॉर एम्ब्रेसिंग FTA इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल।
तो एफटीएस क्या क्या कवर करेंगे? देखिए, जो भी मुद्दे हैं, टैरिफ्स रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, चाहे हम वो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, या अगर हम डेटा लोकलाइजेशन की बात करें, डेटा सॉवरेनिटी की बात आ जाती है कि जो डेटा है यहाँ के लोगों का, यहाँ के सिटीजन्स का, जो कंपनीज हैं, सोशल मीडिया कंपनीज हैं, वो डेटा यहाँ के लोगों का बाहर नहीं लेके जा सकते हैं, बाहर वो डेटा एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, वो हमारी सॉवरेनिटी रहेगी ना। अगेन उसको लेके भी काफ़ी इश्यूज रहे हैं, उसको लेके भी काफ़ी ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस यहाँ पर रहे हैं जहाँ तक डेटा सॉवरेनिटी और डेटा लोकलाइजेशन की बात है। बट नेवरदलेस दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि एफटीए की डिस्कशंस में इंक्लूड करे जाते हैं। देन हम आईपीआर की बात करें, अब हमको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। कोविड के चलते कितनी हमने वैक्सीन्स भी गरीब देशों को हमने पहुंचाई, और यूके और इंडिया का बहुत अच्छा कोऑपरेशन देखने को मिला था। कोविशील्ड वैक्सीन की बात करें, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो कि कोविशील्ड वैक्सीन है, तो क्या मुद्दे हैं रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो भी इसमें एफटीएस में एड्रेस करे जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितना हो सके इन्वेस्टमेंट के ऊपर एम्फसाइज किया जाएगा, प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट, फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट, मेकिंग इट इजी फॉर द इन्वेस्टर्स टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया, एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स. Now, all fair, this is all fair enough, but we have to embrace these free trade agreements with transparency. अब एफटीए का बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर. आफ्टर ऑल हम ये नहीं चाहेंगे कि एफटीए एग्रीमेंट हम जो साइन कर रहे हैं उसका जो बुरा इंपैक्ट है वो हमारे किसानों के ऊपर हो या हमारी लोकल एमएसएमई सेक्टर के ऊपर हो. तो एक फेयर डील होनी चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में. लेकिन यहाँ पे ये पाया गया कि यहाँ पे हमारे देश में एफटीए एग्रीमेंट्स इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन नहीं आती है कि किस बेसिस पे एग्रीमेंट साइन किया गया है, प्रॉपर स्क्रूटनी यहाँ पे नहीं रखी जाती है. और ये एलिगेशन इस आर्टिकल में यहाँ पे लगाई गई है कि हम नेगोशिएट करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बिहाइंड क्लोज डोर्स. वेरी लिटिल पब्लिक इन्फॉर्मेशन इज देयर फॉर पब्लिक कंजम्पशन, फॉर पब्लिक डिस्प्ले. नाउ लेकिन अगर हम बाकी देशों की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूके का एग्जांपल दिया हुआ है जिसके साथ हम अभी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि एफटीए, वो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स ट्रांसपेरेंसी के मेंटेन करके रखते हैं. वो इंश्योर करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल अपैरेटस है, इंस्टीट्यूशनल ये चीज़ें हैं जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस रखेगा कि भी हम एफटीए अगर साइन कर रहे हैं किसी भी देश के साथ, क्यों कर रहे हैं, उसी देश के साथ क्यों कर रहे हैं, हमको क्या फ़ायदा होने वाला है. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, यूके में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, वो पब्लिश करता है पॉलिसी पेपर जहां पे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं कि भी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इन ऑब्जेक्टिव्स के कारण हम ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस देश के साथ, पर्टिकुलर कंट्री के साथ परस्यू कर रहे हैं. नाउ एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ ही ये ऑब्जेक्टिव्स मीट करना चाहते हैं. वैसे तो और भी बहुत सारे देश हैं, तो व्हाई इज इट दैट यूके वांट्स टू हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया, व्हाई नॉट विद तंजानिया, व्हाई नॉट विद अर्जेंटीना, राइट. तो यहाँ पे व्हाई वाला जो चीज है वो भी एड्रेस करी जाती है, और पॉलिसी पेपर में डिटेल लिस्टिंग होती है कि क्या एडवांटेजेस होंगे, हमारे क्या फायदे होंगे एफटीए साइन करके, क्या इकोनॉमिक गेन्स हमारे होंगे, ठीक है, लेबर राइट्स की बात हो, ह्यूमन राइट्स डायमेंशन की बात हो, प्रॉपर यहाँ पे स्क्रूटनी करी जा रही है. इट इज नॉट कि आपने पेपर साइन करके किसी के साथ एफटीए साइन कर दिया. लेकिन ये सब चीजें हमारे यहाँ पे नहीं है, ये प्रोसेसेस हमारे यहाँ पे नहीं है. कहने को तो जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है जो कि नोडल बॉडी है विच डील्स विद द एफटीएस, कहने को तो अपनी वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर देते हैं, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है दैट व्हाट वाज द इंटेंट, व्हाट वाज द पर्पस, व्हाट आर द गेन्स व्हिच इंडिया इज गोइंग टू हैव बिहाइंड परसुइंग दिस एफटीए. सो कंज्यूमर लोगों की अवेयरनेस के लिए, सिटीजन अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पब्लिक डोमेन में ये बातें सामने आए. देन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स कंसर्न्स यहाँ पे आ जाते हैं. तो स्टेक होल्डर्स में चाहे वो एग्रीकल्चर बॉडीज हैं, बिजनेसेस हैं, एमएसएमई सेक्टर है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सारे के सारे ये एंटिटीज आ जाती हैं. दैट द रैशनल बिहाइंड प्रमोटिंग द एफटीए दैट हैज टू बी डिस्कस्ड विद ऑल दी स्टेक होल्डर्स. ठीक है, अब यहाँ पे ये पाया गया कि यूके में प्रॉपर स्टेक होल्डर एनालिसिस किया जाता है, जो कंसर्न्स हैं डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के, चाहे वो बिजनेस क्लास की बात करें, एमएसएमई सेक्टर की बात करें, एनजीओज हों, एग्रीकल्चर पॉलिसी, एग्रीकल्चर हम यूनियंस की बात करें, तो ये सब किया जाता है. ठीक है, और क्या उनके सुझाव हैं, जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, क्या क्या उनके सुझाव हैं, क्या क्या उनके प्रस्ताव हैं, उसको भी स्टडी किया जाता है. ठीक है, लेकिन देयर इज नो पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ दीज डिस्कशंस. अगर हम अपनी बात करें, है ना, अगर यहाँ पे हम इंडिया की बात करें तो अब यहाँ पे कंसर्न्स हो सकते हैं. अब कोई ना कोई रीज़न था ना कि हम आपका जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, RCEP है, जो भी एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की तरह ही एक फ्री ट्रेड ब्लॉक है चाइना का अलॉन्ग विद द एशियन कंट्रीज. तो कोई रीज़न था ना कि हमने वो ज्वाइन नहीं किया था, बिकॉज हमारे अपने कंसर्न्स थे
कि भाई वहाँ पे चाइना सस्ते दाम में जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे फेंकेगा, डंप करेगा, और चाइना विल एंड अप गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्सेस टू द इंडियन मार्केट्स। तो आई मीन एक फेयर अग्रीमेंट होना, फेयर डील होना विद इन द एफटीए, वो भी बहुत जरूरी है। बट वी डोंट हैव एनी पब्लिक रिकॉर्ड एज फार एज द डिस्कशंस और एज फार एज द कंसर्न्स ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इज कंसर्न व्हाइल यू आर फॉर्मुलेटिंग एन एफटीए। ना अब एक्सपर्ट एडवाइस की यहाँ पे बात आती है, तो आपको ये बात पता हो कि यहाँ पे ना एक बॉडी है, इंटरनेशनल अग्रीमेंट कमेटी, एक काउंसिल कह लीजिए, बॉडी कह लीजिए ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो कि स्टडी करती है क्लॉज बाय क्लॉज कि भाई ये जो एफटीए एग्रीमेंट जो रखा गया है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे इसको, इसमें स्टेक होल्डर्स के क्या कंसर्न्स हैं, क्या नहीं है। तो यानी कि बहुत एक टीयर, यानी कि आप कह सकते हैं कि 3 टियर सिस्टम है कि यहाँ पे सरकार के द्वारा भी प्रस्ताव रखा जा रहा है, ठीक है, सरकार भी डिस्कस कर रही है, फिर ये बॉडी भी यहाँ पे उस प्रस्ताव को मॉनिटर कर रही है, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट भी यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है। तो बहुत एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से यहाँ पे चीज़ें स्टडी करी जा रही हैं। अब ये जो आईएसी है ये क्या करता है, यहाँ पे एक्सपर्टीज अपनी प्रोवाइड करता है। कोई अगर और लगता है कि कैसे ये एफटी के चलते और हमारे ऑब्जेक्टिव्स कैसे स्ट्रेंथन हो सकते हैं, या कहीं पे अगर कोई कमी पेशी लग रही है, कोई डेफिशिएंसी लग रही है, इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, ये बातें आईएसी के द्वारा रेकमेंड करी जाती है, ठीक है। बट दिस लैक ऑफ स्क्रूटनी इन इंडिया, अब कहने को हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, कहने को अब यहाँ पे आर्टिकल में ये बात आई है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो अलाउ करता है कि भी डिपार्टमेंट रिलेटेड जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वो डिस्कस कर सकते हैं वेरियस टॉपिक्स ऑफ द इंपॉर्टेंस एज फार एज दी एफटीए इज कंसर्न। बट कहने की बात है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स है वो बहुत कम देखा गया, बहुत कम पाया गया कि वो स्क्रूटनाइज करता है कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स हैं, और कैसे हमको ये एफटीए से फायदा होने वाला है। तो ये बात स्टडी नहीं करी जाती है। नाउ टू सम इट अप, लेसन्स क्या है इंडिया के लिए, तो 4 बातों में यहाँ पे हम अगर इसको सम अप करें, पहली बात तो सरकार को यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पे केस बन रहा है, सरकार को यहाँ पे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो हम अटेन करना चाह रहे हैं बिहाइंड एन एफटीए, वेदर दैट इज विद इजराइल, वेदर दैट इज विद एनी अदर कंट्री, वो क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसको पब्लिकली लोगों की अवेयरनेस के लिए पब्लिक डोमेन में जरूर पुट आउट करें वेबसाइट पे। दूसरी बात, एग्जीक्यूटिव शुड बी अंडर नो ऑब्लिगेशन टू कंसल्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स, क्या क्या उनके कंसर्न्स हैं, क्या क्या उनके सजेशंस हैं, वो भी हमको पता होने बहुत जरूरी है, और ये बात भी पब्लिक डोमेन में आना बहुत जरूरी है, स्टेक होल्डर्स के क्या क्या कंसर्न है। और अगर हम इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की बात करें, जैसे अब यूके में जैसे आईएसी है, जो कमेटी है जो मॉनिटर करती है सारी चीज़ों को, जो एफटीएस में जो भी बातें डिस्कस करी गई हैं, तो हमको अपने पार्लियामेंट में भी वी शुड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी विद इन द इंडियन पार्लियामेंट, जो कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिहाइंड साइनिंग एन एफटी, उसको स्टडी कर सके। एंड last but not the least, the executive should place the FTA on the floor of the parliament for a certain duration, ताकि पार्लियामेंट भी इस बात के ऊपर डिबेट कर सकता है कि भाई, अब ऑपोजिशन पार्टी भी यहाँ पे डिबेट कर सकती है कि भाई क्या इससे इंडिया की इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा, हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को क्या फ़ायदा होगा, कहीं हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा बिहाइंड एन FTA विच वी आर साइनिंग, लेट्स से विद यूके और विद एनी अदर कंट्री। तो ये बातें यहाँ पे स्टडी करना बहुत जरूरी है ना। अचीविंग आत्मनिर्भरता थ्रू क्लीन एनर्जी, ना हम बार बार ये बात पढ़ते रहते हैं, बार बार ये हम रेपिटेटिव, आपको बात भी बहुत रेपिटेटिव लगेगी, रोज़ ही ये बात हम कर ही रहे हैं, रोज़ आपने मेरे मुंह से भी बात सुनी होगी दैट ऑयल, गैस, कमोडिटीज़, वोलेटिलिटी, रशिया यूक्रेन वॉर, पैंडेमिक, सप्लाई चेन इशूज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इसके चलते हमारे सामने ना एक चीज़ एक्सपोज हो रही है, और इसके बारे में हम डिस्कशन करते रहते हैं, दैट द वल्नरेबिलिटी ऑफ द एनर्जी सिस्टम। नाउ वी टॉक अबाउट बीइंग आत्मनिर्भर, है ना, हम कहते हैं कि भाई बाय 2047 हम हर एक चीज़ में सेल्फ रिलायंस अटेन करने वाले हैं। लेकिन एनर्जी के मामले में कितना हम सेल्फ रिलायंस अटेन कर सकते हैं और क्या हम कर पाएंगे, बिकॉज हम ये बात समझे कि हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं उसके चलते हम बहुत फ्रेजाइल हो चुके हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली पोटेंशियल तो बहुत है रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस करने का, बट लेट्स लुक एट द फिगर्स। हम इंपोर्ट करते हैं 90%, तो हमारी एनर्जी नीड्स जो है 90% ऑफ द ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कोल की बात करें 20% ऑफ द कोल भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट इट इन द लास्ट कपल ऑफ डेज ऑल्सो दैट हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम कंप्लीटली कोल को फेज आउट कर दें, लेकिन अभी वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू कंप्लीटली फेज आउट कोल, ठीक है ना। अब yet the deep reduction in clean energy cost provides Indian opportunity to lower energy imports। तो जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के टुवर्ड्स मूव करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो सकता है। जो क्लीन एनर्जी है दैट इज ऑब्वियसली मच चीपर, मच मोर क्लीन, मच मोर एक्सेसिबल, राइट। तो अब अगर हमने सेल्फ रिलायंस अचीव करना है, सो वी हैव टू इन्वेस्ट इन द रिन्यूएबल एनर्जी, वी हैव टू इन्वेस्ट इन द एनर्जी स्टोरेज, वी हैव टू इन्वेस्ट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज वेल एंड ऑल्सो ग्रीन हाइड्रोजन। सो वी हैव अ ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी ऑल्सो टुवर्ड्स 2047। नाउ अब अगर हम अपनी अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो अब यहाँ पे एक इंकरेजिंग बात यहाँ पे सामने आई है दैट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ मैसिव एनर्जी रेवोल्यूशन। नाउ वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड आई मीन फिगर्स ये बताते हैं दैट बाय 2030 वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी।
Now, much of our energy infrastructure that will be built in the next 3 decades. अब net zero 2070 तक हमने अचीव करने का टारगेट करा है, लेकिन अब that also involves a lot of funding, that also involves a lot of financing. बट उम्मीद है कि आने वाले 30 सालों में 2047 तक 2049 तक हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत चेंज आ जाएगा और हम सड़कों पर भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज़्यादा चल रही हैं। एंड देखिए कितना पैसा बचेगा, हमको इतना सारा ऑयल, पेट्रोल, डीजल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, बट ये सब इंकरेजिंग बातें तब आ रही हैं एट अ टाइम व्हेन इंडिया हैज अचीव्ड द लोएस्ट सोलर एंड विंड ऑक्शन प्राइसेस इन द वर्ल्ड। Now, as far as achieving clean energy is concerned, achieving clean energy-led energy independence, now this would have to span India's 3 most energy intensive sectors. कल याद करिए, कल आपके साथ मैंने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज शेयर करी थी जो कि भारत सरकार ने COP27 की मीटिंग पे अनाउंस करी थी। अब आपको मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें, दोनों ये जो सेक्टर्स है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 75% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, राइट। सो दीज सेक्टर्स हैव टू बी रेवोल्यूशनाइज्ड। यहाँ पे हमको रिन्यूएबल पावर लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज फार एज पावर सेक्टर इज कंसर्न और एज फार एज ट्रांसपोर्टेशन इज कंसर्न, रास्ता हमारे सामने है। पावर के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पे एम्फसाइज करें और ट्रांसपोर्ट के लिए डेफिनेटली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी हम एम्फसाइज करें। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां, अब यहाँ पे आर्टिकल में ये बात आई है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतने की ही पड़ेंगी आपको जितनी की आप अभी जो गाड़ियां लेके आते हैं शोरूम से, लेकिन उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है, बिकॉज अब ऑब्वियसली वो ऑयल पे नहीं चलेगी ना, बल्कि उसकी जो रनिंग कॉस्ट है दैट इज 70 to 80% चीपर दैन द कार विच अभी जो हम ड्राइव कर रहे हैं जिसमें डीजल या पेट्रोल डलता है। तो अगर देखिए अब इतना रनिंग कॉस्ट कम होगा इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो महंगाई की प्रॉब्लम से भी बहुत राहत मिलेगी, दैट विल रिड्यूस इन्फ्लेशन। ठीक है, सेविंग्स होगी, साथ के साथ दिस विल बिकम अ पिवट टू क्लीन एनर्जी एंड डेफिनेटली दिस वुड एड्रेस द इकोनॉमिक क्राइसिस एज वेल एज द एनर्जी क्राइसिस एज वेल। एक तरफ हम एनर्जी इंडिपेंडेंस के टुवर्ड्स भी जाएंगे, हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी कम होगी, तेल नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब आने वाले समय में तो जो डिमांड है तेल की वो तो बढ़ने ही वाली है। बाय 2040 जितनी डिमांड आज है तो आने वाले 18 सालों में 20 सालों में डिमांड 4 गुना होने वाली है। कितना सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है तेल को इंपोर्ट करने में? लगभग 7.5 लाख करोड़ का खर्चा हो रहा है और डिमांड और बढ़ेगी, अभी तेल की डिमांड और बढ़ेगी। डीजल, अब गाड़ियां अगर लोग ज़्यादा चलाएंगे, आबादी बढ़ेगी तो लोग गाड़ियां भी लेना चाहेंगे। तो वी हैव टू थिंक अबाउट कि कितनी जल्दी से हम ये ट्रांजिशन कर सकते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। नाउ अब आरबीआई की रिपोर्ट ये बताती है कि जब ऑयल के जो दाम हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रति बैरल $10 बढ़ते हैं, उसके चलते जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $12.5 बिलियन बढ़ जाता है। तो कितना खर्चा भारत सरकार को करना पड़ता है अगर ऑयल $10 प्रति बैरल इंक्रीज करता है ना। अब हम ट्रेड भी बहुत करते हैं, हम अब यहाँ पे आपको हैरानगी होगी कि यहाँ पे हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, दैट इज वी हैव द फोर्थ लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया जहान की कंपनी हो, महिंद्रा हो, टाटा हो, हिंडाई हो, ठीक है, कितनी सारी गाड़ियां आजकल हम सड़क पे देखते हैं। तो ये गाड़ियां यहाँ पे भी बनाई जाती हैं और यहाँ से बना के बाहर एक्सपोर्ट की जाती हैं, यूरोपियन देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। इनफैक्ट आंकड़े ये बताते हैं कि 25% ऑफ द सेक्टर्स प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। लेकिन अब कब तक एक्सपोर्ट करते रहेंगे? हमको इलेक्ट्रिक गाड़ियां मैन्युफैक्चर करनी भी तो बहुत जरूरी है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन तो बहुत प्रोग्रेसिव एनवायरमेंटल पॉलिसीज फॉलो कर रहा है। अब आपको मैंने लास्ट ईयर में 2021 में ये टर्म आया था, कार्बन बेस्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। इसके चलते यूरोपियन यूनियन चाहेगा कि आने वाले 4-5 सालों में वो उन देशों के साथ ट्रेड करें जो लेस कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो अब तो सवाल ही नहीं उठता, अगर आने वाले समय में हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही देखेंगे दुनिया भर में, तो हमको ट्रांजिशन लेके आना बहुत जरूरी है कि हम भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना सकते हैं। इसी करके हमारा ट्रेड भी कामयाब रहेगा। नहीं तो ये FTAs का क्या फायदा अगर हम ट्रांजिशन ना कर पाए अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। नाउ कंक्लूजन की बात आती है, तो देखिए अब एक जो पाथवे है टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ये इकलौता तरीका है कि कैसे हम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। नुकसान हो चुका है, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब जितना मर्जी कोशिश करें, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है। बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी वी हैव मिस्ड द बस, कि जो हमारी कोशिश थी 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस वाली। इनफैक्ट IPCC की रिपोर्ट बताती है दैट बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर विल बी मोर बाय 3 डिग्री सेल्सियस। सो ठीक है, अब वी हैव नॉट कॉज द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज,
But again, CBDR, common but differentiated responsibilities, but we have to act responsibly. Agreed that the developed countries are responsible for this menace, and अब यहाँ पे अगर हम ये एटीट्यूड सामने लेके आए that मेरी सिरदर्दी नहीं है अगर यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कि मैं क्यों भी एक्ट करूँ. नो, हमारी अब जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है, हमको और विवेक के साथ और समझदारी के साथ ट्रांजिशन करना पड़ेगा टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी. एंड देयरफॉर अगर हम अपनी एनर्जी रिलायंस की बात करें, एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात करें, सो वी वुड बी वेल ऑन आवर वे टू अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय लेट्स से द नेक्स्ट 3 decades. नाउ लास्ट, इंडियाज एशियान चैलेंज. नाउ एशियान, अब इस साल 2022 में एशियान का जो ब्लॉक 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इस साल 55 ईयर्स कंप्लीट हो गए एशियान को. ये साल 2022 इज ऑल्सो 30 ईयर्स ऑफ इंडिया एशियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस, राइट. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, इंडिया और एशियान की जो समिट था, जो मीटिंग था, दैट वाज हैपनिंग इन कंबोडिया, द 19th एशियन इंडिया समिट, एंड आवर वाइस प्रेसिडेंट वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया along with our honorable external affairs minister, right. On the sidelines of ASEAN meeting was also the East Asia summit. So many things are happening IR में. East Asia summit हुआ है, ASEAN मीटिंग हुई है, G20 मीटिंग अभी खत्म होने वाली है, COP27 हुआ है, तो बहुत सारी चीजें IR में चल रही हैं. करेंगे इसको डिस्कस. G20 का जो है क्या क्या की हाईलाइट्स हैं, क्या टेकअवेज हैं, वो मैं फ्यू मिनट्स की वीडियो में जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा. सो एशियन हमारे लिए बहुत जरूरी है ना. लेकिन बात यहां पे ये आती है कि देखो इंडो पैसिफिक है, अब इंडो पैसिफिक में हर एक देश का बहुत फोकस है. यूरोप क्या, अमेरिका क्या, चाइना क्या, भारत क्या, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्वड इन द इंडो पैसिफिक. हमारी जब इंडो पैसिफिक के लिए अप्रोच आती है तो हमने हमेशा एशियान की वेलफेयर और एशियान को सेंट्रल रखा है एज फार एज आर अप्रोच टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक इज कंसर्न, दैट हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट, हाउ कैन वी हेल्प एशियान, कि कैसे इंडो पैसिफिक में हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को अपहोल्ड कर सकते हैं, freedom of navigation, maritime security, conserving the diversity of maritime, ये सब marine biodiversity की बात करें, कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं, ये हमारे फोकस रहा है. और एशियान को कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे लिए इंडो पैसिफिक में हम ये नहीं चाहते कि अगर आज चाइना एक बहुत बड़ा बुली है तो वी डोंट वांट टू रिप्लेस अ बुली बाय बिकमिंग अ बुली आवरसेल्फ. हमारा फोकस इंडो पैसिफिक में कीपिंग इन माइंड एशियान. लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा. देखिए, अब कब तक हम इस बात को कहेंगे कि हमारे जो संबंध है एशियन के साथ वो सिविलाइजेशनल है, हिस्टोरिकल है, चोला डायनेस्टी के टाइम से है, बुद्धिज्म हो, सॉफ्ट डिप्लोमेसी हो, लेकिन इससे आगे बढ़ना बहुत जरूरी है ना. तभी करके 2014 में मोदी जी ने लुक ईस्ट को फ्रेम करा एक्ट ईस्ट, कि ठीक है कल्चर है, कोऑपरेशन है, बट ट्रेड बढ़ाना है, कनेक्टिविटी बढ़ानी है. आफ्टर ऑल मैं बात बार बार कहता भी रहता हूं कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भी जो भाग्य है निर्भर करता है कि कैसे हम कनेक्टिविटी एशियान रीजन के साथ बढ़ा सकते हैं. अपनी पार्टनरशिप को, अपनी दोस्ती को और कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ पिलर्स हैं, ये हम पढ़ते भी रहते हैं. डिजिटल इकोनॉमी हो, स्मार्ट एग्रीकल्चर हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, सिटी टू सिटी पार्टनरशिप्स, ठीक है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे हम चेंजेस लेके आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं जो एशियान के जो बहुत बड़ी बड़ी महानगरियाँ हैं. पब्लिक हेल्थ की बात आती है, पैंडेमिक्स, एपिडेमिक्स, वैक्सीन्स, ऑल दीज इशूज. अगर हम फर्डिनेंड मार्कोस की बात करें, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ऑफ द फिलीपींस, जो कि प्रेसिडेंट है फिलीपींस के, इसी साल बने थे, उन्होंने ये कहा है कि देखिए बहुत अच्छा मौका है, नहीं तो एशियन कंट्रीज ये अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर जाएंगी कि भाई इंडिया जो कि एशियन का इतना अच्छा दोस्त है, उसको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लार्जेस्ट जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर भारत है, तो क्यों ना उनके साथ अपनी दोस्ती को और बढ़ाएं, क्यों ना ये चीजें हम इंडिया से सीखें, ताकि हम भी कैसे इंश्योर कर सकते हैं अपने लोगों को अफोर्डेबल हाई क्वालिटी मेडिसिन एंड वैक्सीन. तो यानी कि एशियन देश जो है वो इंडिया से सीखना चाहते हैं. अब रियलिटी और अजम्पशंस की बात करें. देखिए दोस्तों, अभी भी ना कहीं जैसे अब यूरोप का क्रिटिसिज्म आता है कि यूरोप, अब जब ये रशिया यूक्रेन का लड़ाई हुआ था तो ये क्रिटिसिज्म आया था कि नेटो अमेरिका चला रहा है, यूरोपियन यूनियन के अफेयर्स अमेरिका चला रहा है, दैट यूरोपियन यूनियन इज टू मच डिपेंडेंट अपॉन अमेरिका फॉर रनिंग इट्स अफेयर्स, एंड सो इज एशियन. एशियन का भी कलेक्टिव कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नहीं है. एशियन एज फार एज द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इज कंसर्न, दैट एशियन इज डिपेंडेंट अपॉन अमेरिका. तो जो अमेरिका का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, तो जापान हो, साउथ कोरिया हो, एशियन हो, ये सब कहते हैं कि अमेरिका हमको प्रोटेक्ट करेगा अगर कल को कोई मुसीबत आती है. और ट्रेड के मामले में चाइना के साथ. अब एशियन में इतना, अब एशियन कंफ्यूज रहता है, एशियन का एज अ ब्लॉक हमेशा एक डिलेमा में रहता है कि हम किसको चूज करें, अमेरिका को चूज करें, चाइना को चूज करें. एशियन बहुत तंग भी है. मैं हमेशा ये इंडो पैसिफिक रीजन को
थोड़ा लाइट हार्टेड वे में चाइना पीड़ित समाज कहता हूं। अब चाइना पीड़ित समाज है, आप बहुत तंग हैं चाइना की मस्कुलर पॉलिसी से, लेकिन फिर भी आप स्टैंड नहीं ले पाते हैं। आप कहते हैं कि हमारा सिक्योरिटी गारंटर अमेरिका रहेगा और इकोनॉमिक पार्टनर जो हमारी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, इकोनॉमिक पार्टनर जो है हमारा प्राइमरीली वो चाइना रहेगा। तो चाइना आपको थ्रेटन करता है, बुली करता है, ठीक है, बिकॉज आप एक डिलेमा में है। आप चाइना को भी नहीं नाराज करना चाहते, अमेरिका को भी नहीं नाराज करना चाहते, तो आप अपने टाइज इंडिया के साथ भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो किसका लॉस है? ठीक है, या तो आप क्राई बेबी की तरह रोते रहो कि भी चाइना ये कर रहा है वो कर रहा है, या फिर आप उस चीज को सुधारो। ठीक है, अब रशिया यूक्रेन वॉर की हम बात करें तो एशियन इज अ डिवाइडेड हाउस। क्या स्टैंड है एशियन का ओवर रशियन यूक्रेन, ये बात भी हमको नहीं पता। ठीक है, अब डेफिनेटली ये जो इवेंट है रशिया यूक्रेन की लड़ाई का, वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद इकलौता ऐसा एक जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ है विच हैज मेड द वर्ल्ड मोर पोलराइज्ड। सो व्हाट इज द स्टैंड ऑफ एशियन? एंड एशियन इज अ डिवाइडेड हाउस। तो चाहे वो अमेरिका और चाइना के बीच में कोई चूज करना हो, अब अमेरिका चाइना के बीच में जो ये जो टेक कंपटीशन है, ट्रेड कंपटीशन है, ट्रेड वॉर है, तो किसके साइड पे एशियान जाएगा? अब एशियान आरसीईपी में भी है, एशियान आईपीईएफ में भी है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम क्या है? वो इसी साल क्वाड की समिट जो टोक्यो में हुई थी मई 2022 में, वहां पे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम काइंड ऑफ अ फ्री ट्रेड ब्लॉक एक अमेरिका ने प्रमोट किया था। एशियान उसमें भी है, एशियान आरसीईपी में भी है। तो वो हो सकता है, एशियान की अपनी भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। लेकिन अगर आप सारा टाइम रोते रहो कि चाइना हमको तंग कर रहा है, दर्जन आइलैंड्स नेशंस के साथ चाइना की वहां पे झगड़ा चल रहा है, साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप अपने आप में ही बहुत डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो जो क्रिटिकल रीजनल और ग्लोबल इश्यूज है, वहां पे एशियान को अपना स्टैंड बहुत ज्यादा क्लियर रखना पड़ेगा। म्यांमार के इशू की हम बात करें, ठीक है ना, वाई एशियान मैटर्स फॉर इंडिया। तो फॉर एग्जांपल अब देखिए, सारी मेजर पावर्स, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, इंडिया है, सबका क्या कहना है कि भी इंडो पैसिफिक का जो हमारा विजन है, जो इंडो पैसिफिक का हमारा जो आउटलुक है, जो पॉलिसी है, उसमें हम सबकी सेंट्रलिटी एशियान है। ठीक है, लेकिन एशियान को सेंटर लगने का फिर कोई वजूद ही नहीं होगा ना, कोई मतलब ही नहीं होगा अगर एशियान खुद अपने आप में डिवाइडेड है, अगर एशियान अपने आप में एक फ्रैक्चर्ड ब्लॉक है, उसको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, कहां पे स्टैंड लेना है। एंड विद अ फ्रैगमेंटेड एशियन, इंडो पैसिफिक जो है, दिस विल कंटिन्यू टू एक्सूड द इंस्टेबिलिटी। तो हम इंस्टेबिलिटी तो नहीं चाहते ना। इंडो पैसिफिक जो है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट थिएटर बन चुका है ग्लोबल टेंशंस का, जियोपॉलिटिकल टेंशंस का, जहां पे एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके अलाइज हैं। तो अगर एशियान यहां पे क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली इसके चलते इंडो पैसिफिक में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब हम म्यांमार का एग्जांपल ले लेते हैं। अब फरवरी 2021 से म्यांमार में कू चल रहा है, मिलिट्री कू हुआ पड़ा है। ठीक है, अब वहां पे जो सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो कर दिया, अब वहां पे मिलिट्री का रूल चल रहा है। अब यहां पे एशियान क्या कर रहा है? अमेरिका के पास तो एक ही तरीका है, अमेरिका कहता है जी हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे, तो म्यांमार की जो आर्मी है, मिलिट्री, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दो। ठीक है, यही तरीका अमेरिका के पास है। वहां पे दूसरी तरफ रशिया और चाइना है, जो कि म्यांमार की आर्मी को, म्यांमार की मिलिट्री को और हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं और वेपन्स दे रहे हैं। चलो ये अब चलो ऑपोजिट चीजें होगी, लेकिन एशियन क्या कर रहे हैं? एशियन देख रहे हैं, एक तरफ रशिया चाइना सपोर्ट कर रहे हैं मिलिट्री को, एक तरफ अमेरिका सैंक्शंस डाल रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कि भाई दिस इज वन एग्जांपल दैट ये जो इनिशिएटिव्स हैं, जो म्यांमार में प्रॉब्लम है, तो इनिशिएटिव्स एशियान की तरफ से आने चाहिए। आपके घर में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके पड़ोसी आके आपके घर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, आपको ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि एशियन को बहुत ज्यादा ना लाड प्यार मिल रहा है अमेरिका की तरफ से भी और रशिया और चाइना की तरफ से भी, तो वो लाड प्यार एशियन को नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और अब अगेन चाइना पीड़ित समाज, बट टेमिंग द ड्रैगन, व्हाट आर यू डूइंग? इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद चाइना, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना, इवन देन चाइना रिमेन्स योर सोल ट्रेडिंग पार्टनर। बायलेटरल ट्रेड देखिए $880 बिलियन का चाइना और एशियान के बीच में। ठीक है, अब ये चलो चैलेंज है, चलो हमारे लिए भी चैलेंज होता है, हम जो टाइट रोप बैलेंसिंग की बात करते हैं, दैट कि हमने सबके इंटरेस्ट को अकोमोडेट करना है, तो चाहे वो इजराइल है, चाहे वो ईरान है, ये इंडिया की सिचुएशन में भी बात आती है, टाइट रोप वॉकिंग जिसको हम कहते हैं, बैलेंसिंग एक्ट की बात करते हैं। लेकिन डे बाय डे अब हमारे लिए बैलेंसिंग एक्ट इतना मुश्किल नहीं है, हम चलो कर पा रहे हैं, लेकिन एशियान के लिए बैलेंसिंग एक्ट बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। चाइना अब फिर से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रिवाइव करना चाहता है, और चाइना ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस करे हैं साउथ ईस्ट एशिया में, कि चलो कोविड के चलते, कोविड था, चलो ज़्यादा काम नहीं हो पाया, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं एग्जीक्यूट हो पाए, कोविड नहीं है, अब हम करेंगे साउथ ईस्ट एशिया के साथ और इकोनॉमिक एंगेजमेंट करेंगे। इनफैक्ट अब ये प्रेशर चाइना के ऊपर भी है, हर कोई कह रहा है कि भी सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइंस हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो चाइना में नहीं बाकी डेवलपिंग देशों में हम पैसा लगाते हैं, बिकॉज कोई मुसीबत आए, पैंडमिक आए, कोई लड़ाई हो, तो सप्लाई साइड इशूज़ आ जाते हैं, चाइना की तरफ से एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहे थे, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स आ गए थे। अब चाइना भी इस बात को लेकर बहुत इनसिक्योर है, चाइना की इकोनॉमी भी डिक्लाइन में है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एशियन और चाइना का फ्री ट्रेड एरिया वर्जन 3.0 चाइना ने रिलीज करा है।
ठीक है ना, दीज आर कंसर्न्स फॉर एशियन, बट एशियन नीड्स टू हैव एन ओपिनियन अबाउट दैट। व्हाट इज द मैसेज फॉर इंडिया? हमको भी अपना जो एंगेजमेंट है एशियन के साथ सिग्निफिकेंटली काफी इंक्रीज करना पड़ेगा। वी हैव टू डिलीवर। देखिए, अब हम कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट की बात करें, या अगर हम बात करें इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की, तो हम बहुत सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स अनाउंस तो करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो हमको भी दिखाना पड़ेगा, हमको भी अपनी इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है वो शोकेस करनी पड़ेगी। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी will remain the pillars for connecting with ASEAN, but we have to move beyond the civilizational, historical, Buddhism, people-to-people ties, and we have to actually talk business with ASEAN. We have to ensure that ASEAN का जो trust है, भरोसा है, वो इंडिया के ऊपर और बढ़े। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमको कंटिन्यू करना है कि कैसे हम और बायलेटरल और मिनीलेटरल पार्टनरशिप्स एशियान देशों के साथ हम स्ट्राइव कर सकते हैं कि हम बनाते रहें, बिकॉज वैसे भी मिनीलेटरलिज्म का जमाना है, फॉर्मिंग अलायंसेज विद 2 कंट्रीज 3 कंट्रीज, खास करके जो लाइक माइंडेड वैल्यूज की जब बात आती है। नाउ द क्वेश्चन ऑफ द डे इज, ग्रीन फ्यूचर इज इकोनॉमिकली नेसेसरी फॉर बोथ कंज्यूमर्स एंड द गवर्नमेंट। You have to comment this in 150 words. Easy question. ये आप क्वेश्चन चाहें तो पोस्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। द नेम ऑफ द ग्रुप इज एडिटोरियल्स विद बीन्स आंसर राइटिंग। यदि आप इस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं और कंस्ट्रक्टिवली इस ग्रुप को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दिखाई देगा, क्लिक करेंगे, आपको हमारे चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पे शाम को 6 बजे बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर दोनों ही शेयर किया जाता है, पिन किया जाता है। दोस्तों, अभी जो कल वाला क्वेश्चन था उसमें किसी का भी बेस्ट आंसर नहीं था। अगेन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा पार्टिसिपेशन आप सब में से देखने को नहीं मिल रही है। जो आंसर्स आए थे, मनमीत मैम बता रहे थे कि वो इन कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं थे, बिकॉज जो क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, आंसर हम वो करते हैं जो हमको आता है ना। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो हम आंसर नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि पार्टिसिपेशन आप सबकी बहुत कम है। फ्री इनिशिएटिव है यहाँ पे, चलो पीयर टू पीयर रिव्यू है। अब हम चाहते तो हैं कि हम हर एक बच्चे का आंसर रिव्यू कर पाएं, बट उतना अभी बैंडविड्थ नहीं है, राइट। बट आप अगर इस टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर हैं, पार्ट हैं, तो आप सिर्फ पीडीएफ के लिए वहां पे मत आए, यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, आंसर्स लिखें, देखें बाकी लोग कैसे आंसर्स लिख रहे हैं, है ना, कैसे अपने वो आज के, अब जैसे मैं बच्चों को कहता भी रहता हूँ कि आप अपना टाइम भी लिखिए कि आपने कितने टाइम में आंसर लिखा है, 6 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में, वट एवर इट इज। पर्पस अगेन मैं रिटरेट करना चाहूँगा टेलीग्राम ग्रुप का है कि आप अपने इनर्शिया से निकले। अब आपका पहला आपका जो आंसर होगा वो 28 मई के बाद, यानी कि प्रीलिम्स के बाद तो नहीं होगा ना, आपने अभी प्रैक्टिस करनी है। मैं बार बार बात कहता हूं कि प्रीलिम्स देने के बाद आप क्लियर भी कर लो, 140 नंबर भी लेके आ जाओ, लेकिन जब तक आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी तो यूपीएससी नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस बात को मद्देनजर रखते आप थोड़ा ख्याल रखें और इस टेलीग्राम चैनल में पार्टिसिपेशन भी बढ़ाएं। बाकी दोस्तों, मिलेंगे हम कल और चर्चा के साथ और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।